अगर मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, यानी मेरे अंदर अगर पेशेंस नहीं होंगे, अगर मेरे अंदर मादा नहीं होगा सब्र का, तो मैं कभी भी सिचुएशन को ना कंट्रोल कर पाऊंगा ना ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा। आप किसी भी केस के अंदर जा रहे हैं, खास तौर पे इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल पॉइंट ही सेड कि आपके अंदर एक मादा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो सब्र का मादा नहीं है तो आप आगे जाकर उस काम को नहीं कर सकेंगे। हज़रत अली कहते हैं सब्र करो ताकि मकसद तक पहुंच जाओ, और वो मकसद क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन है। बट कमिंग बैक, फर्स्ट स्टेप बैलेंस। पहला स्टेप क्या है? यानी आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर गुस्सा भी जरूरी है। कुछ सिचुएशन में आपको गुस्सा दिखाना पड़ता है, खास तौर पे मिसाल के तौर पे एज अ पुलिस ऑफिसर, एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फौरन से बात नहीं निकलती है, थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा जोश दिखाना पड़ता है। बट द थिंग इज दैट अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, अगर मैं किसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ, तो शायद वो जो बात निकलनी थी वो भी अंदर। शायद बहुत से इन्वेस्टिगेशन केसेस में ऐसा हुआ हो कि मुल्जिम के ऊपर प्रेशर दिया गया, उसने अपनी क्या कर ली? खुदकुशी कर ली। अच्छा, जो बात निकलनी थी वो वहीं रह गई, क्योंकि जो स्पेक्टर साहब थे एग्जैक्टली। बट इस मौके की मुनासबत को समझने के लिए पहला स्टेप कहला रहा है, दैट्स कॉल्ड बैलेंस। मेरे इमोशंस के अंदर, मेरे बिहेवियर के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस कैसे आएगा? ये बैलेंस आएगा प्रैक्टिस से। ये बैलेंस आएगा कि मैं अपनी डेली लाइफ में भी इमोशनल मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करूं। मैं हमारी बदकिस्मती है माशरे की कि हमें बहुत से इंपॉर्टेंट मौजूद आज तक पढ़ाई नहीं गए। अच्छा, हमें पता भी है, बट माजरत चाहता हूँ, कोई इदारा, बहुत से इदारे, शायद गार्डन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन आई नो इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत से स्किल्स पे काम करें, बट बहुत से इदारे लैक कर रहे होते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट ही नहीं सिखा रहे। लोगों को ये नहीं बता रहे कि भाई अपने इमोशंस ही का ही तो गेम है। इमोशन से आपका बिहेवियर बनता है, आपकी रिटेंशन बनती है, आपका रिस्पॉन्स बनता है। अगर मैं किसी से पूछ लूँ इमोशंस क्या होते हैं तो एक बड़ी बहस हो जाएगी। बट कमिंग बैक, सेकंड थिंग इज कामनेस। एक बहुत अच्छी ऑथर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइंटिस्ट है, इनका नाम है एमी कडी। किताब लिखी प्रेजेंस। उस किताब के अंदर एक मॉडल देती है, उस मॉडल का नाम है विशियस साइकिल। वो कहती है बहुत से जो लोग हैं ना, अभी जिया साहब ने बात की थी, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। में आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहीं इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ किसी भी काम को, एक मेरी आउटर इमेज है और एक मेरी इंटरनल है। मैं आप ही के ऊपर आ जाता हूँ, आप ऐसे बैठे हुए, इससे कोई फर्क पड़ता है? आपके माइंड पे कोई फर्क पड़ रहा है सर ऐसे बैठने से? आपके माइंड पे कोई फर्क पड़ रहा है? मैं अल्लाह काश मेरे पास वक्त होता, मैं आपको रिसर्च से साबित कर सकता, पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं पेश करूंगा एमी कडी की रिसर्च। एमी कडी कहती है इसे कहते हैं लो पावर। क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं, एक पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए बॉस, इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, इसे कहते हैं हाई पावर। क्या कहते हैं? जरा ऐसे कर सकते हैं आप सब? ऐसे कर सकते हैं? सही है। मिसाल के तौर पे इसे कहते हैं सुपर हीरो पोज। एमी कडी कहती है जब कोई आदमी हाथों को बंद करके बैठता है ना थोड़ी देर तक, आधा घंटा 15 मिनट, तो दिमाग में एक केमिकल होता है जिस केमिकल का नाम है ऑक्सीटोसिन। एक दिमाग में एक केमिकल होता है जिस केमिकल का नाम है सेरोटोनिन। ये केमिकल क्या करता है? ये स्ट्रेस केमिकल है। और जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज माइंड को बताती है सिचुएशन डेंजर है घबरा रहा है बंदा, तो माइंड कहता है ठीक है इसको घबराते हैं। अगर कोई इंसान ऐसे करे, अक्सर क्या होता है सामने कोई बड़ी बला आ जाती है तो आप क्या करते हैं? थोड़े से थैंक यू, मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने कह दिया, वो रिकॉर्ड हो रहा है। आपने कहा कि वो चौड़े हो जाते हैं। जो चौड़े होते हैं ना, मतलब ये जो हम बॉडी लैंग्वेज से पावर शो करते हैं, ये जो हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे ही मैंने ऐसे किया, मेरी बॉडी ने माइंड को सिग्नल किया बंदा कॉन्फिडेंट है। दिमाग में केमिकल होता है, केमिकल का नाम है, इट्स अ डोमिनेंस केमिकल, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? जैसे ही आपने यूं किया ना हाई पावर पोज, दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, अटेंशन आ जाती है। रिसर्च कह रही है कि आप किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हाई पावर पोज में रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें। आप किसी बड़े काम को करने के लिए जा रहे हैं, मेंटली रेडी हो, और मेंटली रेडी होने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बट कमिंग बैक, विशियस साइकिल क्या कहती है? एमी कडी कहती है बहुत से लोगों का अप्रोच ड्रेड होता है। मिसाल के तौर पर मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, क्या मेरे दिल में ख्याल आ रहा है, दिल में छोटा सा ख्याल आ रहा है, यार ये मुश्किल है, यार ये मुश्किल है। दिल में आ रहा है ख्याल, छोटा सा भी ख्याल आ रहा है, यार ये मुश्किल है, कहाँ भेज दिया, कहाँ आ गया यार? होता है? इज अ रेस?
भाई सुनिएगा, खतरनाक बता रहा हूँ, ये आपको डेंजर न्यूज़ बता दी। अगर आप कह रहे हैं होता है तो उसका मतलब है आपको तब्बा ले आना पड़ेगा। सही है, वहाँ इसका इलाज नहीं, इलाज यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको। अगर ऐसा होता है तो मसला ये है, एक वोकैबुलरी, उस वोकैबुलरी को कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब है छुपके से सुन लेना। ये जो माइंड है ना, ये कितना ताकतवर है, इसकी क्या पावर है। आई थिंक मैं जो एक बात समझ पाया वो कुरान की वर्सेस से, सबसे बड़ी नेमत ये माइंड ही है, रेस। और जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया वो मालिक वो नेमत छीन लेता है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं साइकोलॉजी को, माइंड को थोड़ा वक्त लगाऊँ, उसको पढ़ूँ। मैंने काफ़ी पढ़ा, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, उस रिसर्च में लिखा था जो मैं अंदर कहता हूँ ना, वो माइंड छुपके से सुन लेता है। और जो माइंड छुपके से सुन लेता है ना, फिर वही होता है जो माइंड ने सुना है। अगर मैं सामने खड़ा हूँ, सिचुएशन मुश्किल है और मैं कह रहा हूँ आसान है, दिल में कह रहा हूँ आसान है, ऑल इज वेल की साइकोलॉजी बता रहा हूँ सर, ऑल इज वेल, कोई मसला नहीं, बहुत बढ़िया, या ये वक्त भी गुजर जाएगा, या ये तो आसान है। तो वो सिचुएशन आपका माइंड आपके लिए क्या कर देता है, आसान कर देता है। जरा यस, दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी सिचुएशन को अप्रोच कर रहा हूँ उसे ड्रेड से ना करें, परेशानी से अप्रोच ना करें। अगर आप परेशानी से अप्रोच करेंगे तो आप उसे एग्जाइटी से एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मैं किसी भी काम को परेशानी से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरी एग्जीक्यूशन में एंजाइटी होगी, परेशानी होगी। मैं उस काम को परेशानी से कर रहा हूँ, मैं केस पे काम तो कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट तो कर रहा हूँ फला केस को, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में एक घबराहट है। कोई बड़ा अफसर आ गया तो मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? उसकी वजह है कि मेरा जो अप्रोच था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही घबराहट था। मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ बीच में कोई बहुत बड़ा अफसर आ जाए, अचानक से मैं घबराने लग जाऊंगा क्योंकि मेरा स्टार्ट में ही घबराहट थी। अगर मेरा स्टार्ट यहाँ बहुत अच्छा हुआ था, कोई भी आए जाए मुझे घबराहट नहीं होगी। अप्रोच बहुत मैटर करती है। तीसरी बात, अगर मेरे काम में घबराहट होगी, एग्जीक्यूशन में घबराहट होगी, तो मैं इसे रिग्रेट के साथ छोड़ आऊंगा। काश मैं बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर लेता। अक्सर लोग कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बेहतर इन्वेस्टिगेशन की होती तो मुझे वो काम मुझे मिल जाता, वो सुराग शायद मुझे मिल जाता। कमाल जो हज़रत अली कहते हैं हर जिंदगी का अख्ताम है, कुछ का अफसोस पर है और कुछ का खुशी पर है। हर वो इन्वेस्टिगेशन उदासी पर, मायूसी पर ख़त्म होती है जिस इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट में इत्मीनान, कंपोजर नहीं था। आई थिंक इसका रेप्लिका वर्जन यही है कि अप्रोच कैसे करें, कंपोजर। आप किसी भी काम को करने लगें, इत्मीनान, पहले अपने आप को जीरो पे लाइए। आपने गाड़ी चलाना शुरू करनी है ना, आप गाड़ी में क्या करते हैं, पहले बैठ के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेस देते हैं। आप डायरेक्ट एक्सीलेटर मार के नहीं निकलते, आपने माइंड को समझना पड़ा। आप ट्रेनिंग में आए ना, आप मूविंग पे कभी ट्रेनिंग लेकर आए, बाइक से आ रहे हैं, या लेट्स सपोज कोई आ रहा है, कोई इंटीरियर से आया है, आप पहले जाएं रेस्ट रूम, वहाँ पे 10-15 मिनट लगाएं, आराम से मुंह हाथ धोएं, रिलैक्स हों, बाहर घूमें फिरें। जब मेंटली रिलैक्स्ड हो जाए ना, तब ट्रेनिंग में आके बैठे। अच्छा, कोई डायरेक्ट बस से उतरा, गाड़ी में चढ़ा, उतरा, चेक इन, डायरेक्ट ट्रेनिंग में आके बैठ गया, इसको समझ आएंगी बात है? क्यों? रिलैक्स नहीं। अगर आप कंपोजर से करेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा। खैर, मैं वक्त तमाम हुआ जाता है, मैं वापसी जल्दी से पीछे आता हूँ सेल्फ कंट्रोल पे। सेल्फ कंट्रोल का पहला स्टेप बैलेंस, अगला स्टेप बैलेंस जरूरी है, कामनेस जरूरी है, थर्ड स्टेप डिटर्मिनेशन, मिस करूंगा, चौथा स्टेप विल पावर। चौथा स्टेप सवाल पूछूंगा, विल पावर क्या होती है? विल पावर कहते हैं मेंटल मसल। क्या होता है विल पावर? क्या अगली बार का सवाल पूछा बताएगा। विल पावर क्या है? मेंटल मसल है। क्या मसल है? क्वेश्चन मार्क। कैसे बढ़ाएं विल पावर को? बढ़ाएं कैसे? जबरदस्त, बढ़िया, ख्यालात से विल पावर बढ़ा लें। बढ़िया, मैं पहले आधे घंटे की ट्रेनिंग कराता था, अब मैं 9 घंटे की ट्रेनिंग करा सकता हूँ। विल पावर बढ़ गई। कैसे बढ़ी? सही। मैं जुमला बस 2 पॉइंट, आप सबकी राय मेरे लिए मोहतरम है, बट वो मेरे उस्ताद कहते थे जो दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है ना, उससे जाके सीखो। अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन सीखनी है ना, तो मैं ज़िया भाई को उस्ताद बनाऊंगा। अगर मुझे कम्युनिकेशन सीखनी है तो लेट्स सपोज मैं शफीक भाई को उस्ताद बनाऊंगा। अगर मुझे लेट्स सपोज मानवियत, स्पिरिचुअलिटी सीखनी है तो मैं कहूँगा सर आप मेरे उस्ताद बन जाएं। हर किसी के उस्ताद से जाके सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जो विल पावर के बड़े उस्ताद हैं वो कहते हैं विल पावर को डेवलप करने के लिए 2 स्टेप्स है। लिखिएगा और गौर से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेप, फिनिश व्हाट यू बिगिन। अगर आप चाहते हैं आपकी विल पावर बढ़े
फिनिश व्हाट यू बिगिन। जिस काम को शुरू करें ना उस काम को खत्म भी करें। क्या मैं सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर को सेट करता हूं? क्या मैं सुबह उठने के बाद बिस्तर को सेट कर कर चीजों को जगह पर रख कर जाता हूं या बस ऐसे ही निकल जाता हूं? अगर मैं ऐसी निकल जाता हूं यानी मेरी आदत बता रही कि मुझे काम को अधूरा छोड़ने की आदत है। जरा यस। क्या मैं खाना खा के प्लेट को सिंक में रखता हूं? अगर मैं सिंक में रखता हूं तो ये आदत बता रही कि मैं अपनी विल पावर को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसे कहते हैं फिनिश व्हाट यू बिगिन। ये आपको जर्नल मिला है जिसमें कुछ नोट्स हैं। अगर इन्हें पढ़ने की कोशिश करें ना तो उन्हें खत्म जरूर करेगा, वरना तो पढ़ेगा नहीं। अगर पढ़ रहे हैं तो खत्म जरूर करेगा। फर्स्ट स्टेप, फिनिश व्हाट यू बिगिन। जिस काम को शुरू कर रहे हैं उस काम को खत्म भी करें। बहुत से लोग दोस्त बना लेते हैं, उस्ताद सर आप मेरे उस्ताद हैं, अच्छा उस्ताद से राब्ता नहीं करते। बहुत से लोग दोस्त बना लेते हैं, आपके सैकड़ों दोस्त होंगे। मैं रिसर्च नहीं देना चाह रहा, मेरी एक वीडियो फेसबुक पे 1 मिलियन क्रॉस कर गई, 1 मिलियन। मतलब मैं हैरान हूं कि यार मैंने कोई गाना गा दिया वीडियो में क्या। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बोला था, आज के दौर में ना एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। रिसर्च बताई थी 1985 में एक इंसान के पास 4 अच्छे दोस्त होते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च है। 2001 में एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त था। 2007 के बाद एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। हर कोई अपने काम से बात करता है। इज इट यस? सही। आगे यानी मुझे क्या बात समझ आ रही है? फिनिश व्हाट यू बिगिन। सेकंड स्टेप विल पावर डेवलप करने के लिए, फिनिश बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। अपनी तवक्कुआत से बढ़ के करने की कोशिश करें। कोशिश करें आप किसी भी काम को कर रहे हैं अपनी तवक्कुआत से बढ़ के करें। मिसाल के तौर पर आपके घर वाले कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आपके दफ्तर में लोग कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। क्या एक्सपेक्ट नहीं करते? कोई मिसाल देंगे आपसे? मिसाल के तौर पर आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे गए तो आपका अफसर आपसे वो काम एक्सपेक्ट नहीं करता, वो क्या होगा? कि वो कर पाएगा कि नहीं। मिसाल के तौर क्या हो सकता है? नहीं कर सकता। और आप जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको किसी ने भेजा, किसी इदारे ने भेजा? हर कोई मुख्तलिफ इदारों से आया। इज इट यस? मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये जो आप नोट्स ले रहे हैं, ये जो आप नोट्स ले रहे हैं, जो आपने मुझसे नोट्स लिए या ज़िया साहब से लिए, इन नोट्स को टाइप करें वर्ड पे, अच्छे से टाइप करें, अच्छे से इनमें खूबसूरत बना के अपने अफसर को भेज दें। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो कह रहा होगा मैंने तो इसे खाली ट्रेनिंग लेने भेजा था, ये तो मेरे लिए भी तोहफा लेकर आ गया। इज इट यस? आपने बोला ज़बरदस्त ना, थैंक यू सो मच, तालियां हो जाए अपने लिए। सही है। मुझे खैर यार वक्त नहीं है, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ, बस 5 मिनट और मैं नहीं पेश कर सकता इन चीज़ों को। आखिरी 6 स्टेप सुनिएगा, इजाज़त चाहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग के 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर हो, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। मसला है क्या? मसला है क्या? जनरली मत करें, स्पेसिफिक होकर हाईलाइट करें। बहुत से लोग जनरल डिस्कशन कर रहे होते हैं, यार ये तो ऐसा है, यहाँ तो ये मसला है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये हुआ है। नहीं, थोड़ा सा टाइम लें, वक्त लें, बट स्पेसिफिक होकर आइडेंटिफाई करें कि मसला क्या है। इज इट यस? सेकेंड स्टेप, ऑर्गेनाइज द डेटा। जो आज आपने यहाँ लिखा है ना, मैं देख रहा हूं कोई पेपर में लिख रहा है, कोई डायरी में लिख रहा है, आप चाहते हैं जो एविडेंस आज आप ले रहे हैं जाया हो जाए? आप चाहते हैं? नहीं चाहते ना। इस एविडेंस को अपनी पर्सनल डायरी में जाके लिखिएगा। जो एविडेंस आज आपने लिए हैं आज के इन्वेस्टिगेशन से, जो आज इन्वेस्टिगेशन हुआ, आज जो क्राइम हुआ है मोवेनपिक में, और जो आज आपने इन्वेस्टिगेट किया है, इस इन्वेस्टिगेशन को अपनी पर्सनल डायरी में नोट डाउन कीजिए। क्योंकि जब तक आप डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। इफ आई वॉन्ट टू एनालाइज दिस करंट सिचुएशन, आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज इट। मुझे ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप, एनालाइज, एज आई मेंशन, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फोर्थ स्टेप, आइडेंटिफाई अजम्पशंस। उन अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करें जो आपको लग रहा है हो सकते थे, यानी सोचें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा मुझे गुड न्यूज दी इन्होंने, सही है, आप सोचें क्या होगी वो गुड न्यूज, अंदाजा लगाइए। मैं, आप सुनिएगा भाई, इन्होंने मुझे आके गुड न्यूज दी है, आप कह रही हैं कि लंच है, और क्या हो सकती है गुड न्यूज? सर मैं आपकी टाइम बढ़ गया, सही है, ये टाइम बढ़ गया, पता नहीं यार मैं
किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करूं, रोऊं या हंसूं, समझ नहीं आता। बट मैं टाइम ले लूँगा, नमाज, आई थिंक नमाज का भी टाइम है। इसमें क्या नज़र आ रहा है? पानी। और क्या नज़र आ रहा है? सर मैं कहाँ की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मुझे बता दें, मैं 9th क्लास में नहीं हूँ। क्या नज़र आ रहा है? नहीं सर, क्या हो गया सर, क्या नज़र आ रहा है? यार मैं लग रहा है मैं कि दीवार फुटे और मैं चला जाऊँ अंदर। सर नहीं, सर नहीं, इसमें और क्या नज़र आ रहा है? सर जो ये रिपीट नहीं हो सकता। अब और बताइए क्या नज़र आ रहा है? नजर आ रही है सर। सर मेरे इस पे फिंगरप्रिंट हैं। मैंने पहले यहाँ से पकड़ा था, अब यहाँ से पकड़ लिया। अब मैं ऐसे सोच ही नहीं रहा, मुझे क्या नजर आ रहा है? अब मैं सोच रहा हूँ आप क्राइम पे जाते होंगे, मिसाल दे रहा हूँ, माजर चाहूंगा, मुझे बुरा बाद में पकड़ मत लेगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग क्राइम पे जाते होंगे, गिलास रखा होता होगा, पानी पी के आ जाते होंगे क्योंकि उनको पानी नजर आ रहा है ना। इज इट यस? मैं दोबारा पहले जुमले पर आऊंगा। जो चीज मुझे नजर नहीं आ रही ना, मैं उस चीज को हासिल नहीं कर सकता। इज इट यस? यार इसको अगर एंड में रैप अप कर लें सर, इसको अगर एंड में रैप अप कर लें, ये जो कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा इसको बाद में कर, इसको बाद में कर लें, बाद में कर, बस 5 मिनट और। थैंक यू। नहीं शायद उनको भी जानो, जरूरी नहीं कि आप अपनी राय ना दे, क्रिटिकली सोचें। सही है भाई। इस पानी और क्या नजर आ रहा है? इसमें और क्या हो सकता है भाई? इसमें जहर भी हो सकता है भाई, पी मत लेगा। आपने तो पानी समझ के पी लिया, आपने कहा पानी रख के चलो मैं पी, भाई जहर भी हो सकता है। इज इट यस? अच्छा आप ऐसा सोच नहीं रहे, ये मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ यहाँ पे, सही मुझे माफ़ कीजिएगा। बट आइडेंटिफाई अजम्पशंस, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए दैट्स वाई क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं मैं क्रिटिकली सोचता हूँ, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस तरह से उस सिचुएशन को देख रहा हूँ। अब जिया साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा अब मैं क्रिटिकली सोच रहा था कि इस ट्रेनिंग को ना मैं रिकॉर्ड करूंगा और ऐसा क्लिप निकालूंगा कि इस पे कोई 50-60 हज़ार लोग देख लें, क्योंकि उन्होंने 2-3 बातें बड़ी कमाल की बोली। अब मैंने इनकी कोई 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स करी है, मैं जाके 2 घंटे सुनूंगा, वो कौन से 2 मिनट है जो निकाल लें। बट वो 2 मिनट निकालने के लिए, उस एविडेंस को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। यस, मुझे उस चीज को देखने की कोशिश करनी पड़ेगी जो मुझे नजर नहीं। मैं आखिरी पॉइंट पर आऊंगा, टाइम कम आई थिंक, दोबारा मुझे, जब आप सारे स्टेप्स को कर लेते हैं ना इन क्रिटिकल थिंकिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मेक अ डिसीजन। आप सारे एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि मसला क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, ये काम क्यों हुआ, ये काम कैसे हुआ। और जब वो आप डिसीजन ले लेते हैं तो उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं, आप जाके लैब में बताते हैं, आप जाके अपने अफसर को बताते हैं कि यार मुझे लगता है यहाँ ये मसला हुआ था, मुझे लगता है यहाँ ये प्रॉब्लम है। सिमिलरली लाइफ के अंदर भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में हो और आप उसे एनालाइज कर लें तो उसके बाद एक फैसला ज़रूर लें, और जब आप फैसला लें तो उसे कम्युनिकेट ज़रूर करें। आई थिंक मैं जो मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले मैं उस पर इस बात को ख़त्म करूँगा। 2 रिस्पॉन्स होते हैं। पहला रिस्पॉन्स कौन सा है? क्या रिस्पॉन्स है? कोई अगर थप्पड़ मारे तो उसे भी क्या मारो? क्या मारो? थप्पड़ मारो। कोई गाली दे तो उसे क्या दो? गाली दो। ये कौन सा रिस्पॉन्स है? अगर ग्लास में पानी नजर आ रहा है तो वो क्या है? पानी है। ये क्या है? टिपिकल रिस्पॉन्स। एज अ क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपका रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है किसी भी काम के अंदर, और वो रिस्पॉन्स ये बताएगा कि आपका आउटकम क्या निकल के आने वाला है। जो सिचुएशन आपके सामने है उस सिचुएशन के अंदर आपका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जिंदगी में कुछ आगे बड़ा नहीं कर पाते, या बहुत से अफसर अपने रैंक से बड़ा कुछ नहीं कर पाते और बड़े रैंक्स पर नहीं पहुंच पाते। क्या वजह है? एक वजह जो मैं समझ पाया, उनका रिस्पॉन्स कम है, उनका रिस्पॉन्स वीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, साथ में कॉम्पिटेंस की कमी है, काबिलियत की भी कमी है। कॉन्फिडेंस आता कैसे? काबिलियत से आता है। एक आदमी ने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, वो क्रिमिनोलॉजी को ऐसे बताएगा जैसे ABCD,
एक आदमी ने क्रिमिनोलॉजी को कभी पढ़ा ही नहीं है, उसने क्रिमिनल केसेस को कभी स्टडी नहीं किया है, तो उसका रिस्पॉन्स कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगा। जर यस, अगर मैं चाहता हूं मेरे रिस्पॉन्स बेहतर हो और मेरा रिस्पॉन्स टिपिकल ना हो, तो मुझे अपने कॉम्पिटेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड थॉटफुल रिस्पॉन्स। आप जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में कोशिश करें फौरन राय ना दें। क्या करें? फौरन मॉडल लिखिएगा जल्दी से, थॉटफुल मॉडल लिखिएगा, थॉटफुल रिस्पॉन्स का मॉडल हो, इजाजत दे मुझे। मॉडल का नाम है स्टॉप, थिंक और एक्ट। ये यूज कर सकता हूं मैं? मॉडल का नाम है स्टॉप, थिंक और एक्ट। और टिपिकल रिस्पॉन्स का भी सर कोई मॉडल होगा। इस मॉडल का नाम है एक्ट, स्टॉप, थिंक। टिपिकल रिस्पॉन्स का मॉडल क्या है? पहला क्या है? स्टॉप, थिंक। बहुत से लोग पहले फैसला ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, बाद में अफसोस कर रहे होते हैं मैंने क्या किया, गलत कर लिया। जैसे अभी आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, बट मैं इन्वेस्टिगेशन को ऑनेस्टली नहीं कर रहा था। एक इन्वेस्टिगेशन में सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है, बट मैं बहुत सेंसिटिव होकर उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर रहा था। एक इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए फॉर एग्जाम्पल सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है कि मुझे हर चीज़ को बाकायदा टाइम देना है। मैं तो घड़ी देख के मतलब मेरा टाइम हो गया ऑफ घर जाने का, मैं घर चला गया। मैं तो इन्वेस्टिगेशन सिंसियर होकर कर ही नहीं रहा था। यानी मुझे एक बात समझ आई, बहुत से लोग टिपिकल रिस्पॉन्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब बस जो बाकी कर रहे हैं मैंने भी वैसा करना है। कमाल जुमला मैंने कहीं पढ़ा, मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ। एक मदरसे के बाहर लिखा था, ये दुनिया एक मैदान है जहां सिर्फ 22 खिलाड़ी हैं, बाकी सब तमाशाई हैं। मेजॉरिटी लोग सिर्फ तमाशाई देख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत कम आप में से कोई अफसरान ऐसे होंगे, बहुत कम ही होंगे जो लीड करेंगे आने वाले 5 सालों में। बाकी सारे लोग जिंदगी भर उनके अंडर ही काम कर रहे होंगे। क्यों? बिकॉज वो उनका रिस्पॉन्स वीक है। सो कमिंग बैक सर, किस तरह बड़ी पोजीशन पर आए? थॉटफुल रिस्पॉन्स। कोशिश कीजिए जिंदगी में थॉटफुल होइए। थॉटफुल का फॉर्मूला क्या है? स्टॉप, थिंक और एक्ट। आई थिंक मैं यहाँ पे सम अप करूंगा अपने डिस्कशन को कि जिंदगी में थॉटफुल होना बहुत जरूरी है। आप सबकी तवज्जोहात का बहुत शुक्रिया। अपने लिए भरपूर तालियां हो जाती। आई थिंक एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेजर पॉइंट्स आज की डिस्कशन के, कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस कीजिए। जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वह माइंडसेट बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? माइंडसेट बहुत जरूरी है। मेंटली रेडी हो। इफ यू नॉट मेंटली रेडी यू आर नेवर फिजिकली प्रिपेयर्ड। माइकल जॉर्डन का कोच कहता है, अगर जिंदगी में किसी काम को करने के लिए मेंटली रेडी नहीं हो ना, तो उस काम को करने के लिए कभी भी फिजिकली भी प्रिपेयर्ड नहीं हो पाओगे। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक जिया साहब यहाँ मौजूद नहीं है। ओवर टू द मैनेजमेंट। अपने लिए और मैनेजमेंट के लिए तालियां और भरपूर शोर के साथ तालियां हो जाए भाई। अल्फाज लिखते हैं ना जब हम